तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का IC38 का जो फर्स्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसके अंदर। आज हम आप सभी लोगों को IC38 की जो मेन ट्रेनिंग है उसके लिए हम ये ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है। आइए हम विधिवत रूप से इसको ट्रेनिंग को शुरू करें। और मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि पेन और पेपर जरूर लेके आप लोग एक बार बैठ जाइए। आपके पास एक पेन और एक पेपर जरूर होना चाहिए। so that मैं कुछ भी यदि नोट्स करवा रहा हूं आपको तो वो आप एक बार कुछ पुटअप कर सके, कुछ लिख सके। शायद तक तैयार है सभी। मैं चाहूंगा एक बार सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, चलिए साथियों, आज हम जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उससे पहले ये मीटिंग आप लोगों की विधिवत रूप से शुरू हो उससे पहले आइए हम एक जानकारी ले लेते हैं कि हम आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं। IC38 का ये जो आप लोगों की क्लासेस है ये ऑनलाइन क्लासेस है और आज हम जो है फर्स्ट टॉपिक इसका ले रहे हैं। IC38 का रोड मैप क्या रहेगा 100% सक्सेस लेने के लिए? हम 3 पार्ट में इसको लेके चलेंगे कि हम किस गोल को लेके चल रहे हैं, हमारा ये क्लासेस अटेंड करने का इंटेंशन क्या है और क्या फोकस रहेंगे। हमारा जो गोल है वो है IC38 के माध्यम से बीमा क्षेत्र में कुछ सिद्धांतों को समझना और परीक्षा के माध्यम से बीमा लाइसेंस को प्राप्त करना। ये हमारा मेन गोल है इस एग्जाम के लिए। अब हम इंटेंशन की बात करें कि हम किस इंटेंशन से ये परीक्षा दे रहे हैं, तो LIC की एजेंसी आप अपने क्षेत्र को, लोगों को, उनके परिवार को वित्तीय प्रबंधन करने में जो काम आएगी, उनके बच्चों के भविष्य की योजनाएं और उनके बुढ़ापे की वित्तीय योजनाएं, ये सारी चीजें आप LIC में आने वाले टाइम में जानेंगे। दूसरी चीज जो आती है वो आती है बीमा व्यवसाय से नित्य जितने भी आपके संभावनाएं होगी आपके एरिया में लोगों तक बात पहुंचाने के लिए और लोगों तक वो सारी योजनाएं पहुंचाने के लिए, वो सारी योजनाएं आप पहुंचाएंगे और एक अच्छा व्यवसाय आप करेंगे। ये इंटेंशन लेके हम इस कार्यक्रम को या इस क्लासेस को आगे बढ़ाएं। आपका फोकस क्या रहना चाहिए? LIC की जो एजेंसी आप ले रहे हैं उसको आपको एक करियर के रूप में देखना है और करियर के रूप में अपनाकर अपने जीवन में के लिए जो भी आपने लक्ष्य, आमदनी को लेकर लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे कि कम से कम 1 लाख रुपए महीना आप कमाएं, आप लक्ष्य लिए होंगे कि मेरा स्वयं का मकान हो, गाड़ी हो, ये सारी चीजें हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है LIC एजेंसी लेके। हम बात करें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम मॉड्यूल 1 कॉमन चैप्टर्स, जो साधारणतः जो चैप्टर्स आ रहे हैं कॉमन चैप्टर सबके लिए, उन चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि आज हम 2 चैप्टर्स की जानकारी लेंगे। चैप्टर होगा, पहला नंबर होगा चैप्टर 1 बीमा का परिचय। आइए हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर्स की तरफ। चैप्टर
बीमा का परिचय जो हम फर्स्ट चैप्टर, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। हम जो पहली चीज सीखने वाले हैं वो सीखेंगे कि जीवन बीमा का इतिहास क्या रहा है और इसका विकास कैसे हुआ है, बीमा का कार्य स्वरूप क्या होता है। तीसरी चीज हम देखेंगे कि जोखिम को प्रबंध किस तरह से किया जाता है या इसकी क्या टेक्निक होती है, और जोखिम प्रबंधन के क्या साधन है बीमा के रूप में। और पांचवी चीज हम जो देखेंगे वो देखेंगे समाज में बीमा की भूमिका क्या रहती है। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके। ओके, हम बात कर रहे हैं पहले टॉपिक की, बीमा का परिचय। बीमा क्या है? इतिहास से लेके अब तक बीमा होता रहा है। बीमा पहले भी होते थे और अब भी हो रहे हैं। हम इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बैलेलियन जो व्यापारी थे वो भी बीमा करते थे। उसके बाद में यूनानी जो लोग थे वो भी अपने जो भी कार्य करते थे या जो भी उनके व्यवसाय होते थे उनमें वो बीमा को शरीक रखते थे। यही चीज भारत में भी देखी गई थी। भारत में भरूच और जो सूरत था वहां पे भी बीमा हुआ करता। हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं कि भारत में बीमा का इतिहास क्या रहा है। जहां तक भारत में बीमा के इतिहास की बात करें तो आधुनिक बीमा की शुरुआत जो थी लगभग 18वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत में स्थापित की जाने वाली पहली इंग्लिश जीवन बीमा कंपनी थी। ये क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर्स के अंदर। दूसरा क्वेश्चन जो आता है मेन आता है कि बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड ये भारत की पहली भारतीय बीमा कंपनी थी जिसका गठन 1870 में मुंबई में हुआ था। भारत में स्थापित की जाने वाली पहली इंग्लिश बीमा कंपनी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस, और भारत में पहली भारतीय कंपनी थी बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। ये दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। और तीसरी, आजाद भारत की जो सबसे पुरानी जो कंपनी है जो आज भी चल रही है वो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। भारत की सर्वाधिक पुरानी बीमा कंपनी, इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी और इसका कारोबार आज भी निरंतर चल रहा है। महत्वपूर्ण बात देखी जाए तो इसमें आता है कि वर्ष 1912 में एक एक्ट लेके आए थे, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, जीवन बीमा अधिनियम, और भविष्य निधि अधिनियम पारित किए गए थे संसद में। और इसके तहत ये था कि प्रीमियम दर को निर्धारित की गई थी और फिर भारतीय विदेशी कंपनी और इन दोनों का जो भेदभाव था वो कम किया गया था। तो इंश्योरेंस एक्ट 1912 और भविष्य निधि ईपीएफ, पीएफ जिसको हम कहते हैं, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये 1912 में आए थे। इसके बाद में बीमा अधिनियम आया, इंश्योरेंस एक्ट जिसको कहते हैं। ऊपर वाला जो था ये था लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट और प्रोविडेंट फंड एक्ट, और इसके नीचे आया था बीमा अधिनियम इंश्योरेंस एक्ट 1938। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में क्या था कि यह अधिनियम समय पर संशोधित किया जाता रहता है, आज भी लागू है। आज भी हम इंश्योरेंस एक्ट 1938 के साथ में ही काम करते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा बीमा नियंत्रक एक कंट्रोलर बनाया गया था। 1938 के लॉ के हिसाब से एक कंट्रोलर बनाया गया था जो कि बीमा की जो भी कंपनीज होती थी या जो भी कारोबार होता था उसको कंट्रोल करते थे।
अब बात करें LIC की, जिसमें कि आप लोग सब आने वाले टाइम में काम करने वाले हैं। 1956 में भारत आजाद हो गया था 1947 में। 1956 में यह हुआ कि 1 सितंबर 1956 को एक एक्ट आया, LIC एक्ट। इसके अंदर 170 डिफरेंट कंपनीज थी और 75 PF कंपनीज थी। 170 डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज, सरकारी, अर्ध सरकारी, जो भी कंपनीज थी, पहले बहुत सारी कंपनीज काम करती थी, और 75 PF की कंपनीज थी। ये सारी कंपनीज को मिला के LIC का गठन किया गया 1 सितंबर 1956 को। ये केवल जीवन बीमा का काम करती थी। जीवन बीमा का मतलब मनुष्य के बीमा का ही काम होता था। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन से एक्ट के तहत LIC का गठन हुआ। जो एक्ट था वो था LIC ऑफ इंडिया एक्ट 1956। इसके तहत जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ और LIC का गठन हुआ। 170 डिफरेंट कंपनीज को एक साथ मर्ज किया गया और उसके बाद LIC को बनाया। 1972 के अंदर एक अधिनियम आया, गैर जीवन बीमा, जिसको हम कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। तो जितनी भी जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज थी, उन सबको मर्ज करके एक जनरल इंश्योरेंस GIC का स्थापना की गई, भारतीय साधारण बीमा निगम, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी 4 सहायक कंपनियां रखी। तो ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। जीवन बीमा को पहले राष्ट्रीयकरण हुआ और गैर जीवन बीमा का बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ, और कौन कौन से एक्ट के थ्रू हुआ, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद में एक कमिटी आई 1993 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मल्होत्रा कमेटी आई और IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मल्होत्रा कमेटी वर्ष 1999 बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA के पारित किए जाने के बाद अप्रैल 2000 में जीवन और गैर जीवन दोनों बीमा उद्योग को सार्वजनिक नियामक निकाय के रूप में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना हुई। 1999 में इसका ड्राफ्ट बना और 2000 के अंदर IRDA का गठन हो गया, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। क्वेश्चन आता है कि कब गठन हुआ और मल्होत्रा कमेटी कब बनी। तो ये चीज थी, मल्होत्रा कमेटी 1993 से बनी और 1997 तक इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। 1999 में इस रिपोर्ट को टेबल पर रखा गया और ये माना गया कि IRDA का गठन होना चाहिए। IRDA सभी जीवन बीमा कंपनी और गैर जीवन बीमा कंपनी को कंट्रोल करता है और उनको विनियामक करता है और उसके विकास के लिए काम करता है। तो एक अथॉरिटी बना दी गई जिसके अंडर में सभी इंश्योरेंस कंपनी काम करती थी। तो उसका नाम दिया गया IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। 2014 में जारी किए गए अध्यादेश के तहत कुछ शर्तें जोड़ी गई और भारत बीमा कंपनियों की परिभाषा और गठन को नियंत्रित करने में संबंधित रही। 2000 फिर इसका धीरे धीरे अलग अलग चीजें करती गई और कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती गई। इसमें यह भी ऐड कर दिया गया कि डिसइन्वेस्टमेंट होगा। विदेशी कंपनियां भी भारत में आके बीमे का कार्यवाही कर सकती हैं, जिसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, या पुनः बीमा कर सकती हैं। तो विदेशी कंपनियों को भी भारत में बीमे का व्यवसाय करने का लाइसेंस दे दिया गया 2014 के बाद के अधिनियम के बाद। वर्तमान में देखा जाता है तो हमारे पास एक और मात्र एक जीवन बीमा कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र की है, जिसको पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, भारत सरकार चलाती है। भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार के ही द्वारा ये सारी चीजें होती है, वो है भारतीय जीवन बीमा निगम। और ये चीज, यही एकमात्र कंपनी है जिसको भारत सरकार अपने अंडर में रखती है। बाकी इसके अलावा 24 जो बताते हैं वो 27 हो गई है,
27 और भी अलग अलग कंपनीज है, जैसे बजाज आजियान, टाटा AIG, मैक्स न्यूयॉर्क, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है, वो सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, उन्होंने एक करार कर रखा है और अपने हिसाब से वो काम करती है। लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम पूरी तरह से सरकारी उपक्रम है, इसमें जो भी फैसले होते हैं वो भारत सरकार लेती है और जो भी काम होता है वो भारत सरकार के थ्रू होता है। इसमें बताया कि निजी क्षेत्र के 23 जीवन बीमा कंपनी है जो कि अब बढ़ चुकी है। एक और चीज आपको बता देते हैं, भारत सरकार के अधीन आने वाला एक विभाग है डाक विभाग, वो भी जीवन बीमा का काम करता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि मान लीजिए डाक जो जीवन बीमा है जिसको PLI कहते हैं वो IRDA के अंडर में नहीं आता। इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो कि रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को, वो डाक विभाग उसके अंडर में नहीं आता। तो कोई भी व्यक्ति डाक विभाग से यदि बीमा लेता है तो उसको कोई शिकायत होती है तो वो IRDA में शिकायत नहीं कर सकता, उसको जो भी निपटारा करना होगा वो डाक विभाग के थ्रू करना होगा। ये सबसे बड़ी खामी है डाक विभाग की, जो PLI जिसको हम कहते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डाक विभाग में, जो डाक विभाग का इंश्योरेंस कंपनी वो IRDA में नहीं आता। कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सा IRDA के अंदर में नहीं आता है, तो डाक विभाग की जो PLI होती है वो IRDA के अंडर में नहीं आता। अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं अपने आप की, भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है, तो उसका आंसर है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA। अब हम सेकेंड टॉपिक पे बात करते हैं कि बीमा किस प्रकार कार्य करता है। एक्चुअली बीमा होता ही है कि एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपके पास कोई सोने का पेन है या फिर कोई एक ऐसी बेशकीमती चीज है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, और आपको डर है कि वो चीज तूफान में उड़ सकती है या फिर उसको कोई चोरी कर सकता है, और चोरी कर लिया तो 1 लाख रुपए आपको हानि हो सकती है, क्योंकि उसकी कीमत कितनी है 1 लाख। तो हानि की क्षतिपूर्ति, हानि हो सकती है कितने की 1 लाख रुपए। तो अब आप इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको रोकने के लिए आप उस चीज का बीमा करा सकते हैं या इंश्योरेंस कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपने एक घटना को घटित होने के लिए बोल दिया कि उदाहरण के तौर पर यह चीज चोरी हो जाती है तो उस स्थिति में बीमा कंपनी मेरे को 1 लाख रुपए देगी, या इस चीज में आग लग जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उस केस में बीमा कंपनी मेरे को 1 लाख रुपए देगी। तो ये इस तरह से वर्क करता है, जो बीमा है, जो इंश्योरेंस है, वो क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अब 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है जीवन बीमा जिसमें लोगों का बीमा किया जाता है, और एक होता है गैर जीवन बीमा जिसमें कि वस्तुओं का बीमा किया जाता है, जैसे मकान, गाड़ी, गाय, भैंस, बकरी, और किसी की दुकान, किसी का मकान, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। मनुष्य के छोड़ के जितने भी दूसरे बीमा होते हैं वो सारे गैर जीवन बीमा कहलाते हैं। जिस समय आप मनुष्य के जीवन का बीमा कर रहे हो वो जीवन बीमा कर रहे हो। तो जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत होता है वो केवल गैर जीवन बीमा पे ही लागू होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किस पर लागू होता है, वो केवल गैर जीवन बीमा जो चीजें होती है उसी पर लागू होता है, जीवन बीमा पॉलिसी पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसका कारण आपको मैं आगे बताऊंगा जब हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन लाइफ वैल्यू का चैप्टर। ठीक है, और अभी सीधा बता दूं, क्योंकि जीवन, जो मनुष्य का जीवन है वो अनमोल है, उसकी क्षति की कभी पूर्ति नहीं की जा सकती, इसीलिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन, जो मनुष्य का जीवन है उस पर लागू नहीं होता। चलिए अब सरल भाषा में बात करें तो बीमा कैसे काम करता है। बीमा काम करने के लिए क्या होता है कि मान लीजिए एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, सबके मकान है, इसका भी मकान है, इसका भी मकान है, इसका भी, इन सबको डर ये है कि मान लीजिए कल आग या बिल्डिंग में आग लग गई या भूकंप आ गया तो मेरा मकान स्वाहा हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए ये लोग सब मिलके बीमा कराते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। मान लीजिए इस घर की कीमत 10 लाख है, इसकी भी 10 लाख है, इसकी 20 लाख है, इसकी 25 लाख है, इसकी 10 लाख है, तो सबने मिलके एक कुछ
बीच का रास्ता निकाला और सब मिलके हर साल एक पैसा दे रहे हैं कि यार सब मिलके एक पैसा दे देते हैं कंपनी को, और उस कंपनी को ये पैसा देते हैं, ये रही आपकी कंपनी, बीमा कंपनी को आपने पैसा दिया कि कल हमारे घर में आग या कुछ हो जाता है तो आप हमें इतना पैसा देंगे। और फिर बीमा कंपनी यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसका पैसा उन लोगों तक पहुंचा दे। तो इस तरह से जो बीमा है वो काम करता है। आगे बढ़ते, कुछ शब्दावलियों का ध्यान रखिएगा। कुछ शब्दावली ऐसी है कि जो भी कंपनी बीमा करती है उसे हम बीमा करता कहते हैं, या फिर हिंदी में इंग्लिश में उसको इंश्योरर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर LIC, LIC भारत सरकार का उपक्रम है, बीमा करने का काम करती है। तो LIC क्या हो गई? बीमा करता या इंश्योरर। और उदाहरण के तौर पर टाटा AIG, उदाहरण के तौर पर बजाज एलियांज, उदाहरण के तौर पर मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, बहुत सारी जो भी कंपनीज जो होती हैं उनको बीमा करता भी कहते हैं। अब ये तो बात हो गई कि बीमा करता किसे कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बीमा किस प्रकार कार्य करता है। क्या होता है कि परिसंपत्ति, क्या जो भी आपकी संपत्ति होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आर्थिक मूल्य उसमें विद्यमान हो, मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है उसका बीमा नहीं किया जा सकता। तो पहली चीज तो आती है कि परिसंपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसका आर्थिक मूल्य जिसका विद्यमान। दूसरी चीज, अब ऐसी संपत्ति किस तरह की हो सकती है? फिजिकल, वस्तुगत हो सकती है, जैसे गाड़ी अथवा मकान जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। व्यक्तिगत हो सकती है, नॉन फिजिकल हो सकती है, जैसे किसी का नाम या गुडविल। उदाहरण के तौर पर मुकेश अंबानी या कोई भी ऐसा बड़ा नाम, अमिताभ बच्चन, उसका एक नाम है, उसकी एक गुडविल है, तो वो चाहे तो अपने गुडविल का भी बीमा करा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी मूल्य है, उसकी इसका गुडविल का, व्यक्ति परक है, नॉन फिजिकल तो है बट उसकी गुडविल की एक वैल्यू है। तीसरी चीज आती है व्यक्तिगत, पर्सनल चीज, जैसे किसी की आंख, किसी का पैर, किसी की नाक, किसी का गला। लता मंगेशकर ने अपने गले का इंश्योरेंस कराया था, अपने जो थ्रोट था उसका इंश्योरेंस कराया। क्यों? क्योंकि वही उसका एक कमाई का जरिया। कल यदि उसका थ्रोट खराब हो जाता, आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी कमाई का साधन छीन सकता। इसीलिए उन्होंने अपने गले का भी क्या कराया था। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। ओके, ठीक है। तो इसी तरह से लता मंगेशकर ने अपने क्या किया था? गले का इंश्योरेंस करा। चलिए आगे बढ़े। एक मिनट। ओके, अब हम बात करें कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि बीमा किस प्रकार कार्य करता है। अब होता यह है कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कुछ लोगों का समूह होता है जो सब मिलकर किसी एक चीज के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था ऊपर कि यहाँ पे लोगों का समूह है, ये सब मिलकर अपने बिल्डिंग का बीमा करवा रहे हैं। किसी के बिल्डिंग की कीमत 10 लाख है, किसी के बिल्डिंग की कीमत 5 लाख है, तो सबने मिलकर एक ये डिसाइड किया कि एक फंड इकट्ठा करते हैं, निधि बनाई, और इकट्ठे करने को कहते हैं पूलिंग। शब्दों का ध्यान रखिएगा, वहां पे आपके शब्द आते हैं। निधि को कहते हैं फंड, जो फंड इकट्ठा हुआ उसको कह दिया निधि, और जो एकत्रित करना हुआ पैसा उसको कहते हैं पूलिंग।
तो पूलिंग करके एक फंड इकट्ठा किया और उसमें ये किया गया कि मान लीजिए कल इसके बिल्डिंग में आग लगेगी तो ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है इसमें से इतना पैसा इसको मिल जाएगा। और ये जो पैसा होता है जितना प्रीमियम, एक मिनट दीजिए। अब हम बात करते हैं बीमाकर्ता किसे कहते हैं, हमने बता दिया। और दूसरी बड़ी चीज बीमाकर्ता किसे कहते हैं हमने अभी सॉरी बता सर, दिया। थोड़ी आवाज हाँ नहीं आ रही बोलिए। सर, सॉरी सर, थोड़ी अभी आवाज नहीं आवाज आ आ रही रही सर, है? आवाज कट कट के आ रही है सर। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, हेलो? लेकिन थोड़ी कट कट के आवाज आ रही है सर। हाँ वो हो सकता है, मेरा एक्चुअली फोन आ गया था तो हो सकता है डिस्टरबेंस हो गया। अभी ठीक आ जी रही है आवाज? जी सर, जी सर। ओके, आप बता सकते हैं जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है। ओके, तो हम बात करते हैं बीमाकर्ता किसे कहते हैं। बीमाकर्ता कौन होता है? जो पॉलिसी करता है, मतलब बीमा कंपनी, ठीक है। और उसके साथ में जो भी अनुबंध करता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मेरा ऐसा ऐसा होने पर ऐसा मेरे को ऐसा पैसा दे दिया जाए, तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसे कहते हैं बीमित, जिसका बीमा किया गया हो। तो बीमाकर्ता और बीमित दो चीजें क्लियर हो गई। बीमा जो है एक तरह का बोझ हल्का करता है। बोझ हल्का किस प्रकार से करता है कि यदि व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज है या उसको कोई डर है कि कोई ऐसी परिस्थिति या घटना में उसको नुकसान हो जाएगा, हानि हो सकती है या विकलांगता आ सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे उसका कहीं ना कहीं आर्थिक उसको नुकसान पहुंचे, तो बीमा करने से जो भी आर्थिक नुकसान है वो हम किस पे ट्रांसफर कर देते हैं? बीमा कंपनी पर। तो बीमा करने से आदमी का क्या होता है, मनुष्य का बोझ या जोखिम जो होता है वो कम हो जाता है, वो सारा जोखिम ट्रांसफर हो जाता है बीमा कंपनी। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आग किसी कारखाने को नष्ट हो जाने पर नष्ट अथवा विध्वस्त माल को वास्तविक मूल्य का आकलन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की हानि उठानी पड़ी है, उसे क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा हृदय शल्य चिकित्सा, हार्ट सर्जरी कराने पर उसकी चिकित्सा लागत की जानकारी होने पर उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। तो ऐसी वो जो भी चीजें जिससे कि आपको लगता है कि हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है, तो वो सारी चीजें हम सामने देख सकते हैं और उसका नुकसान का आकलन हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अप्रत्यक्ष हानियां भी हो सकती है। अप्रत्यक्ष हानियां कैसी? जैसे कि आग के कारण व्यावसायिक परिचालन ऑपरेशन में रुकावट आ गई, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, अब आगे वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। उसकी फैक्ट्री में जब तक नया सामान नहीं आएगा तब तक वो काम नहीं कर सकता। तो ये भी एक अप्रत्यक्ष क्या बोलते हैं, परिचालन है, अप्रत्यक्ष उसका हानियां है। कुछ बोझ के बारे में बताया गया है कि भय चिंता कारण शारीरिक मानसिक तनाव आता है, ये भी एक भय, ये भी एक बोझ। आगे हम बात करें तो जो लोग क्या करते हैं कि जोखिम क्या है? जोखिम है वो सारी घटनाएं जो कि घटित होने पर आपको नुकसान देती है, वो जोखिम है। तो जोखिम क्या हुआ? वो सारी घटनाएं जिनके घटित होने पर आपको नुकसान मिलता हो, वो जोखिम है, उनको बचाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम गाड़ी चलाते हैं, अब जोखिम है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको बचाया कैसे जा सकता है? उसकी स्पीड लिमिट है। आप जोखिम ये है कि आप व्यक्ति खुद की सर फूट सकता है या उसके सर में चोट आ सकती है, तो उसको बचाया कैसे जाता है? सीट बेल्ट पहन के बचाया जा सकता है। तो जोखिम को कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ लेवल तक बचाया भी जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है। अब बात की जाती है जोखिम कम करना एवं नियंत्रण, रिस्क डिटेंशन एंड कंट्रोल। यह जोखिम तुलना में अधिक व्यवहारिक एवं उपयुक्त उपाय है
इसका अर्थ है कि हानि की घटना के अवसर पर कम करने हेतु कदम उठाना एवं अथवा ऐसी घटना घटने पर उसके प्रभाव को गंभीरता से कम करना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हानि रोकथाम को एक लॉस प्रिवेंशन कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि लॉस प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। आदमी को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जैसे कि आग फैलने उससे बचने के कर्मचारियों को नियमित रूप से ड्रिल करवाना, ड्राइवरों और फोर्कलिफ्ट को चालक को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने का। तो इससे यदि हम शिक्षा देते हैं तो लॉस को, जोखिम को हम कम कर सकते हैं, उससे होने वाले लॉस को हम कम कर सकते हैं। जोखिम का वित्त प्रबंधन, रिस्क फाइनेंसिंग, ये एक बड़ी चीज आती है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि इसका आशय है हानि के घटने पर आवश्यक निधि का प्रावधान करना। मतलब कुछ घटना हो गई तो कुछ पैसा हमारे पास आ जाए। उदाहरण के तौर पर हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी को थोड़ी सी भी खरोच आ गई, डेंटिंग हो गई, अगर इंश्योरेंस है तो हम वो पैसा, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू हो सकती है 5 लाख 10 लाख हो, लेकिन जो हमें नुकसान हुआ है उसकी कीमत मान लो 50,000 ही हुई है, तो अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो वो जो नुकसान हुआ है वो हम नियंत्रण में कर सकते हैं और उस नुकसान की वजह से आगे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और उसका लाइट फूट गई। अब लाइट एक बार फूट गई तो उससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में यदि आप लाइट ठीक नहीं कराओगे तो आपकी 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी किसी ट्रक से जाके भिड़ जाए। तो अब उस नुकसान को बचाने के लिए क्या होगा, आपके पास इंश्योरेंस करा रखा है तो आप चाहें तो लाइट रिपेयर करवा सकते हैं इंश्योरेंस के अंदर। तो होगा ये कि आपको कम पैसे में आपने बड़े नुकसान को बचा लिया। इसको कहते हैं जोखिम का वित्तीय प्रबंधन। और इसीलिए कंपनियां आराम से वो पैसा पास करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज गाड़ी में छोटा सा दिक्कत हुई है, ये दिक्कत हो सकता है कोई बड़ी दिक्कत को अंजाम दे दे, इसीलिए अच्छा है कि छोटे से काम का पैसा दो और ताकि आगे गाड़ी रिपेयर रहे और गाड़ी ठीक रहे। ये एक मैंने उदाहरण दिया। अब बात करते हैं इंश्योरेंस बनाम अश्योरेंस। इंश्योरेंस और अश्योरेंस दोनों ही कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय उत्पाद हैं। देखो, अश्योरेंस एक चीज अलग होती है और इंश्योरेंस अलग होती है, जिनका संचालन वाणिज्यिक रूप में किया जाता है। इन दोनों के बीच का अंतर अत्यंत स्पष्ट होता जा रहा है कि दोनों को एक समान अर्थ से माने जाने लगा, परंतु दोनों के बीच अति सूक्ष्म भिन्नताएं विद्यमान है, जिनके चर्चा नीचे दी गई है। भाई, अश्योरेंस और इंश्योरेंस दोनों अलग अलग चीज है। इंश्योरेंस का आशय है कि घट सकने वाली घटना की सुरक्षा प्रदान करना, जबकि अश्योरेंस का आशय है आवश्यक घटना वाली घटना की सुरक्षा प्रदान करना। इंश्योरेंस कोई भी घटना घट सकती है, उसके बदले में कोई सुरक्षा प्रदान की जा रही है तो वो इंश्योरेंस है। अश्योरेंस का यह है कि पर्टिकुलर कोई एक घटना घट जाए तो उसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है, वो होता है अश्योरेंस। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं एक्सीडेंटल अश्योरेंस इंश्योरेंस। हम जो आजकल होता है कि एक्सीडेंटल अश्योरेंस इंश्योरेंस में ये होता है कि अगर एक्सीडेंटली आदमी की डेथ हो गई, उसका प्रीमियम भी बहुत कम आता है, तो 1,000 रुपए में 10 लाख रुपए तक का बीमा होता है। बट उस पर कंडीशन क्या डालती है कि उसकी मृत्यु एक्सीडेंट के कारण ही हुई हो तो ही वो पैसा मिलेगा, तो वो क्या हो गया, अश्योरेंस। लेकिन अगर उसने इंश्योरेंस करा रखा है तो 10 लाख का जो इंश्योरेंस आएगी उसकी किस्त भी बड़ी आएगी, वो आएगी करीबन 40-50 हजार। लेकिन उसमें किसी भी माध्यम से उसका एक्सीडेंट हुआ हो, किसी भी माध्यम से उसकी डेथ हुई हो, उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो अश्योरेंस और इंश्योरेंस में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। बीमा किसी बीमित व्यक्ति किस प्रकार क्षतिपूर्ति करता है ये दिखाया गया। किसी मोटर का बीमा कराया गया, ठीक है, वह व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तब वह जाके इंश्योरेंस कंपनी में दावा करता है कि मेरी गाड़ी ठुक गई है या मेरी गाड़ी को ऐसे डेंटिंग वेंटिंग हो गई। बीमा कंपनी उस व्यक्ति को जितना भी क्षतिपूर्ति हुई होती है, देखिए क्षतिपूर्ति जितनी हुई होती है उतना ही पैसा मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि क्षति हुई है 5,000 की, पैसा मिलेगा 25,000। जितने की क्षति होती है, जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, उसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये चीज का ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा याद।
अब कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है? बैंक एफडी, बीमा। अब पूछ रहा है कि कौन सा जोखिम ट्रांसफर करा देता है, कौन सी एक ऐसी चीज है जिसमें जोखिम ट्रांसफर होता है? ऑब्वियसली बीमा ही एक ऐसी चीज है जिसमें जोखिम ट्रांसफर होता है। अब आते हैं जोखिम प्रबंधन के साधन के रूप में बीमा। जोखिम मतलब जो भी रिस्क हमारे ऊपर है उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, तो उसको बीमा से कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी है। अब ये बताया गया है कि किसी भी को बीमा देने से पहले कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं। पहली चीज कि थोड़े के लिए ज्यादा जोखिम ना दें, मतलब नुकसान थोड़ा है तो उसमें ज्यादा जोखिम लाने, हानि सह सकने में सामर्थ्य से ज्यादा जोखिम ना। और तीसरी चीज है जोखिम से के संभावित परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक सोचें। तो ये 3 चीजें हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है। तो पहली जो चीज आ रही है कि बीमा लेने से पहले, निर्णय लेने से पूर्व हानि घटने या होने वाली लागत से जोखिम ट्रांसफर के मूल्य की तुलना करनी चाहिए। पता चला हम किसी पेन का बीमा करा रहे हैं जिसकी कीमत ही 5 रुपए है, लेकिन उसके बीमा कराने की कीमत हमें 10 रुपए देने पड़ रही है, तो बेवकूफी हो जाएगी कि जिसकी कीमत 5 रुपए हम उसका बीमा करा रहे हैं लेकिन वो बीमा के पैसे ही 10 रुपए लगते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्या कीमत है और उसका कितने का बीमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि हानि सह सकने के सामर्थ्य से ज्यादा जोखिम ना लें। आपको पता होना चाहिए, मतलब ये जनरल बात की जा रही है कि बीमा किस तरह से काम करता है। आपको पता होना चाहिए कि ये वो हानि सामर्थ्य है कि नहीं। उदाहरण के तौर पर हम किसी झोपड़पट्टी का बीमा करने जाते हैं और बोलते हैं साहब ये तूफान में उड़ जाए तो इसका बीमा कर दीजिए, तो आपको पता है कि वो हानि सह सकने के सामर्थ्य में नहीं है क्योंकि झोपड़पट्टी है, सब चीजें कच्ची है, तो उस समय उसका बीमा नहीं करना या वो बीमा करने के सामर्थ्य में नहीं। तीसरी चीज आती है कि जोखिम से संभावित परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक सोचनी चाहिए हमें। कि पहला जैसे आगे तीसरी चीज आ रही है कि जोखिम से संभावित परिणामों को, ऐसी संपत्तियों का बीमा करना सर्वश्रेष्ठ होता है जिसमें हानि के घटने की संभावनाएं बहुत कम है परंतु संभावनाएं प्रभाव बहुत अधिक है। उदाहरण के तौर पर बड़ी सी लंबी सी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग को बहुत अच्छे से बनाया गया है, लेकिन यह संभावना बहुत कम है कि वो अर्थक्वेक में गिर जाएगी या वो कभी बिल्डिंग गिर जाएगी, बहुत कम संभावना है, लेकिन हो भी सकती है। और ये इसमें कोई दोहराई नहीं है, ऐसा प्रलय आए कि बिल्डिंग गिर जाए, तो उस समय जोखिम से संबंधित परिणामों के बारे में ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। ये चीज बताइए, जैसे कि क्या कोई अंतरिक्ष उपग्रह का बीमा नहीं करा कर खर्च उठा सकता? ऑब्वियस बहुत बड़ी चीज है सोचने के लिए कि अंतरिक्ष में जो उपग्रह जा रहा है वो भी कभी गिर सकता है या फेल हो सकता है, तो उसका भी बीमा होता है या कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता, ये वाली चीज है, तो उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं समाज में बीमा की भूमिका। समाज में किस तरह से बीमा फायदेमंद है? देखिए होता क्या है कि समाज के अंदर हम लोग रोज देखते हैं कि किसी की डेथ हो रही है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें होता यह है कि पता चलता है जब हम टीए की बैठक में आए तो सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या इसका इंश्योरेंस था, क्या कारण है कि समाज में ये ऐसी बातें उठ आती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज में भी बीमे का महत्व है, लोग समझते हैं कि बीमा होना चाहिए। समाज में बीमा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो शारीरिक मृत्यु तो होती है, उस व्यक्ति के परिवार की आर्थिक मृत्यु भी हो जाती है, उस व्यक्ति के कमाने वाले की मृत्यु भी हो जाती है, उस व्यक्ति के आने वाली जो भी इनकम जो हर महीने उसका पति या उसका जो बेटा या उसका भांजा भतीजा कमा के ला रहा था वो भी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार को आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा झेलना पड़ता है। उसके कारण क्या होता है कि उस परिवार का पूरा जो भी संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते,
जो भी विधवा होती है उसको मजदूरी करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं किसी सेठ के यहाँ से कर्जा लेके आना पड़ता है, और समाज में और भी कई बुराइयां हैं जैसे कि मृत्यु भोज, और भी कई मृत्यु के बाद के होने वाले संस्कार, इन चीजों के लिए पैसा चाहिए होता है। और ये एक प्रमुख कारण है हमारे भारत में गरीबी बढ़ने का। क्योंकि हम सब ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखते हैं तो इस चीज को हम बहुत भली भांति समझ सकते हैं। तो समाज के अंदर यदि बीमित व्यक्तियों की संख्या है, ये आप लोगों का कर्तव्य होगा एजेंट बनने के बाद में कि आपके आसपास समाज में आप ये सुनिश्चित करें कि आपके परिवार में तो सभी का बीमा हो ही हो, क्योंकि जो मृत्यु है वो निश्चित है, और मृत्यु के बाद होने वाली जो चीजें हैं, जिस भी तरह के कृत्य होते हैं, जिस भी तरह के संस्कार होते हैं, उनमें बहुत पैसा खर्च होता है। और हमारे जो आसपास के गांव में और समाज में देखा गया है कि लाखों लाख रुपए उस पर खर्च हो जाता है, और वो जो खर्च हो जाता है तब होता ये है कि वो जो परिवार है वो कर्ज ले लेके वो काम करवाता है और उसमें दब जाता है, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। अगर ये चीज बीमा से इसको जोड़ा जाए तो यदि बीमा होता तो उनके पास कुछ पैसा, पहली बात तो ये सारी चीजें बुराइयां हैं, ये चीज करनी नहीं चाहिए, लेकिन बीमा होता तो जो एकदम से जो उनके पास पैसा आना बंद हुआ है, जो उनके पति या बेटे नहीं रहने पर जो पैसा आना बंद हुआ है, वो पैसा उनको एक संबल प्रदान करता है कुछ टाइम के लिए, जब तक वो संभल नहीं जाए, 1 साल 2 साल। तो उससे क्या होता है, समाज के अंदर भेदभाव नहीं रहता या समाज में अनियंत्रितता नहीं बनती। वो जो परिवार है वो अपने आप को वित्तीय रूप से सक्षम रखता है कोई भी चीज खरीदने, बेचने या सामाजिक कार्य करने के लिए। तो बहुत बड़ा योगदान है समाज में बीमे का। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि सरकारी जब भी कोई एक्सीडेंट्स या कुछ में लोग मर जाते हैं तो सरकार कभी भी घोषणा नहीं करती कि मरने वाले को 5 लाख और घायल होने वाले को 10 लाख। इसका रीजन ये होता है कि उन सभी लोगों का पहले से ही इंश्योरेंस करा के रखा जाता है, या फिर जिस गाड़ी में वो ट्रेवल कर रहे होते हैं उस गाड़ी के साथ करार ये होता है कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस है। आजकल ये सारी चीजें अपने भारत में भी होने लगी है। आप यदि सरकारी बस में ट्रेवल करते हैं तो एक निश्चित राशि आपसे ली जाती है बीमे के रूप में कि आपका इंश्योरेंस रहेगा, यदि आप सरकारी बस में ट्रेवल करते हैं तो आपका इतने लाख का मिनिमम बीमा तो रहेगा। उससे ये होता है कि जो बोझ, आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है पैसा देने का, लोगों को एक मास में लोगों का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो बहुत बड़ा बोझ पड़ता है लोगों को, आपदा आ जाती है तो बहुत बड़ा बोझ पड़ता है सरकार को पैसे देने का। वो जो बोझ है वो कम करता है, क्योंकि वो बोझ किसको ट्रांसफर कर दिया, वो जोखिम किसको ट्रांसफर हो गया, उस सरकारी कंपनी को या उस बीमा कंपनी को जिसके साथ सरकार ने करार किया है कि यदि एक्सीडेंट हो जाता है, भूकंप आ जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है तो आप ये पैसा देंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि बीपीएल श्रेणी के लोगों का मुफ्त में इंश्योरेंस रहता है गवर्नमेंट के द्वारा। वो इसीलिए होता है ताकि गवर्नमेंट के ऊपर कम बोझ आए और वो सारा बोझ ट्रांसफर हो जाता है इसके ऊपर, सरकारी कंपनियों पे या फिर जिस भी कंपनी से उसने करार किया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने समाज में इसकी भूमिका आपको बता दी है, सामाजिक सुरक्षा के बारे में मैंने बता ही दिया है कि क्या होता है, कैसे होता है। अभी इसके क्वेश्चन और आंसर होंगे। मैं एक लिंक, अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों ने, मैं जानना चाहूंगा, आप लोग सब अपने माइक ऑन कर सकते हैं, कितने लोगों ने वेबसाइट के थ्रू rkgotwal.co.in के थ्रू इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और कितने लोग जो हैं वो डायरेक्ट लिंक के थ्रू अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि रीजन मैं आपको देना चाहूंगा कि यदि आप वेबसाइट के थ्रू करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन बैंक भी आएगा, एक क्विज कंपटीशन भी होगा जिसको आपको करना है। पाएंगे कितने लोग हैं जो rkgotwal.co.in के थ्रू? सर हम डायरेक्ट लिंक से आए सर। कौन 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 बात कर रहे हैं? जी सर, मैं दुर्गेश बात कर रहा हूँ सर।
दुर्गेश जी, आपने तो एनरोल कर लिया है, एनरोल के थ्रू क्यों नहीं आए हो? सर आपने क्या मैंने ग्रुप में देखा तो कोर्स ग्रुप। को एनरोल कर लिया है ना आपने? जी सर। तो कोर्स एनरोल हो गया है, तो कोर्स एनरोल के थ्रू आओ तो ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। अच्छा सर, जी सर, मैं क्या मैं डायरेक्ट ग्रुप से आ गया सर, मैं ग्रुप में कोई लिंक बात नहीं, आएगा। अभी तो आप हो गए हो। अच्छा, ये जो भी मीटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को वहीं पे मिलेगी। कहाँ पे? rkgotwal.co.in के थ्रू। अगर जी आप सर, वहां देखना चाहोगे ना तो तभी देख पाओगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए डायरेक्ट जीमेल से आएगी ना? जी हाँ जी, जीमेल से? नहीं जीमेल पे कुछ नहीं आएगी आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ उसको किस तरह से करना है। जी सर, मैं ऐसे बोल रहा था आप सर, पीडीएफ तो नहीं आएगी सर इसकी? नहीं, पीडीएफ नहीं, ये रिकॉर्डिंग आएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी इसको। जो अभी हम जी बात सर। करें सारी रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी आप अच्छा। जब चाहे आप जब चाहे तब इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं अपने घर पे बैठ के। कोई चीज समझ में नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए। जी सर। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होती है। एक बार मैं आप लोगों के सबके सामने शेयर कर रहा हूँ वो किस तरह से काम करें। जी सर। उदाहरण के तौर पर आप देख पा रहे हैं, अभी स्क्रीन आ रही है आपके सामने। हाँ जी सर। उदाहरण के तौर पर आपने rkgotwal.co.in हाँ पे सर। इस पे क्लिक किया अच्छा और ये वेबसाइट खुल गई। ठीक है, अगर आपका लॉगिन जी आईडी सर। नहीं है तो मैंने लिंक भेजा है, आप लोग कुछ मत करिए, कोर्सेज पे जाइए। कोर्सेज में आपका कोर्स कौन सा है? IC38। अब आपको IC38 पे फ्री पे क्लिक करना है। जैसे आप फ्री पे क्लिक करेंगे, ये देखिए गेट द कोर्स फॉर फ्री। अब ये क्या बोल रहा है? लॉगिन आईडी और पासवर्ड। जिसको लॉगिन आईडी नहीं मिला है वो आज मेरे को अपना मेल आईडी भेज दीजिए, मैं उसका लॉगिन आईडी बना दूंगा और पासवर्ड क्रिएट करा दूंगा। अब जैसे इसमें हम जी गए, सर। अच्छा, जीमेल पे आइए सर ये तो। आइए ना, तो आपको इसमें आपको आईडी पासवर्ड डालना है और यहाँ से जाके इस तरह से काम करना है। अब जैसे आप इसमें नेक्स्ट करोगे ना, तो देखिए कोर्स में आप आ गए। ओके, और ये देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने क्या आएगी? ये देखिए, ये यहाँ पे आ रही है IC38 रिक्रूटमेंट आ रहा है, जी सर। हाँ जी सर। कॉमन हाँ सर। चैप्टर, कॉमन चैप्टर। और ये देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा ज्वाइन क्लासेस। अच्छा सर। जी सर। अभी आप देखेंगे कि हमने परसों एक मीटिंग ली थी। हाँ सर, उसकी रिकॉर्डिंग है परसों सर, मैंने मीटिंग ली देखी थी, थी ये सर। देखो, ये देखो जी लॉन्च सर। ओरिएंटेशन ली थी। हाँ सर। इसकी हाँ सर। रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ चुकी है। आप व्यू रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ये देखिए हाँ सर, देख लिया परसों सर जो मैंने हमने वो। मीटिंग ली थी उसकी जी सर। रिकॉर्डिंग आ गई है। ये परसों की मीटिंग की रिकॉर्डिंग है। जी हाँ सर। सर। हाँ सर। तो आज की मीटिंग की भी रिकॉर्डिंग इसी तरीके से आ जाएगी। जी सर। ओके, आप लोगों को समझ जी में आ गई सर। ये चीज? हाँ सर। इसीलिए आप लोग हाँ को बोल सर। रहे हैं कि आप इस मॉड्यूल के थ्रू ही अंदर आप लोग मीटिंग अटेंड करें। अब जैसे आज की मीटिंग ये चल रही है चैप्टर 1 और 2, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है ज्वाइन क्लासेस। जी सर। जैसे आप ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे, आप सीधे यहीं पे आपका सामने क्लासेस शुरू हो जाएगी। ये कागज पे। समझ पा रहे हैं चीजों को? हाँ सर। हाँ सर। और उसके बाद में जब भी आपको रिकॉर्डिंग देखनी हो, आपको कुछ नहीं करना, लॉगिन करना है। आपको ये रिकॉर्डिंग देखनी है, चैप्टर 1 2 की रिकॉर्डिंग देखनी है, सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, ठीक है सर। जी सर। चलिए। और जिसको आईडी पासवर्ड नहीं मिला है वो मेरे को ग्रुप पर अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए। पासवर्ड हमने सबके लिए कॉमन रखा है। आपका मेल आईडी आपका आईडी है, पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 तक की गिनती। जी सर, लेकिन हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना सर ग्रुप में? क्यों नहीं कर? नहीं, वहां पे तो हाँ सर। आपको एक लिंक भेजा है मैंने फॉर्म का, गूगल फॉर्म का। जी सर। आप जब ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जी सर। तो वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक है, मैं दोबारा भेज दूंगा अभी। जी सर। तो गूगल फॉर्म पे आप लोग को, जैसे दुर्गेश आपने तो कंप्लीट, आप तो लॉगिन हो रखे हो, मैंने देख लिया था। हाँ। हाँ आपको सर। तो सिर्फ लॉगिन होना है। जी सर।
आपका तो कंप्लीट, आपको कोई परेशानी नहीं। जी सर, जी सर। और जिसका नहीं है, मैं गूगल फॉर्म का लिंक इस मीटिंग के बाद भेज दूंगा। आप लोगों को फॉर्म भर देना है, मेरे पास उसका मेल आईडी और ये सारी चीजें आ जाएगी, और उसको हम पासवर्ड जनरेट करवा देंगे। चलिए आगे बढ़े। जी सर। तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 है हमारा ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा, ग्राहक सेवा की बात करी जाए तो देखिए, बीमा जो है, हम कोई भी चीज होती है तो एक तो होती है सेवा और एक होता है प्रदाता या देने वाला। हम मार्केट में जाते हैं, चाय, दूध, चीनी, गाड़ी, ऐसी कई सारी वस्तुएं होती है जिनको हम सीधा खरीदते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं, उनको हम ले सकते हैं। तो वो तो होती है डायरेक्ट परचेजिंग हो गई या फिजिकल परचेजिंग। उसमें सेवाएं नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती है, आपने एक हाथ रुपया दिया और दूसरे हाथ हमने सामान लिया। तो जब भी हम ऐसा लेन देन करते हैं उस समय हमें बड़ी खुशी मिलती है। वो एक पल ऐसा होता है कि हमारे पास फिजिकल चीज आती है। लेकिन जहां पे सेवा भाव आता है, जहां पे सेवाएं चीजें आती है, वहां पे लेन देन जो होता है वो दोनों एक साथ होता है। सेवा भी उसी समय दी जाती है और जो काम हो रहा होता है वो भी उसी समय हो रहा है। उदाहरण के तौर पर कि आप गए किसी डॉक्टर के पास अपने आप को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर आपको उस समय देख रहा है और इलाज भी करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो डॉक्टर क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है। अब वो कैसी सर्विस दे रहा है, अच्छी बुरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा या डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। कई डॉक्टर आपको अच्छे नहीं लगते कि यार ये तो सही बात नहीं करता। तो सेवा और विक्रय, बेचना, ये दोनों अलग अलग चीजें। बेच तो दी जाती है ये चीजें, उसका आदान प्रदान भी हो जाता है, लेकिन सेवा जो एक चीज है वो बिल्कुल ही अलग चीज है। इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। हम जो ये ग्राहक सेवा जो चैप्टर है, इसमें हम जानेंगे कि सामान्य अवधारणाएं क्या है ग्राहक सेवा की, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा कैसे प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा मतलब ऐसी ग्राहक सेवा जिससे कि ग्राहक हमेशा आपसे संतुष्ट रहे। अब जहां सेवा दी जा रही है वहां शिकायतें भी आएगी कि नहीं नहीं यार, ये आपकी चीज गलत है, ये हमें पसंद नहीं आई, या आपकी सर्विसेज बहुत पुअर है, खाना अच्छा नहीं मिला, आपको बात करने की तमीज नहीं है। तो वहां शिकायत आएगी, तो जहां शिकायत आएगी तो उसका निवारण भी होना है। तो ग्राहक सेवा में शिकायत निवारण भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अब जो चौथी चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संवाद की प्रक्रिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है ग्राहक सेवा में कि हम किस तरह से लोगों से बात करते हैं। क्योंकि जब सेवाओं का बात आती है तो संवाद ही सबसे बड़ा माध्यम होता है सेवा देने का। आज यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपकी यदि बात सही रूप से नहीं सुनूं या मेरी बात आप तक सही रूप से नहीं पहुंचाऊं, तो वो संवाद की प्रक्रिया जीरो हो जाती है और मेरी सेवाओं में कमी मानी जाए कि इसकी सेवाएं अच्छी नहीं। उसके बाद आते हैं गैर मौखिक संवाद। देखिए, ये तो हो गया संवाद मतलब मौखिक, और गैर मौखिक संवाद मतलब सेवाएं देने में आपका खड़ा होना, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह से आप हाथों का इशारा करते हो, किस तरह से आप बात करते हो, किस तरह से आप कपड़े पहनते हो, किस तरह से आप ड्रेसिंग सेंस है, ये सारी भी संवाद की एक पार्ट है। जब आप सेवाएं देने जाते हो, आपसे आप चाहते हो, आप भी कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके अंदर एक इमेज होती है कि डॉक्टर होगा तो वेल सूटेड होगा, अच्छा अच्छे से कपड़े पहने हुए होगा और स्टेथोस्कोप गले में होगा और बहुत स्मार्ट तरीके से बैठा होगा, हर चीज व्यवस्थित होगी। तो बात करने तक नहीं, ये हमने एक गैर मौखिक है। तो ये हमने एक विचार कर लिया कि जब हम उससे संवाद करेंगे डॉक्टर से तो हमें ये चीज तय करनी है। लेकिन जब आप सामने जाते हो तो पता चलता है कि बनियान में बैठा हुआ है, तो आप पहली नजर में बोलोगे ये डॉक्टर नहीं हो सकता। ओके, तो संवाद के कई टाइप है।
ये ग्राहक सेवा के अंदर आता है। फिर आएगा हमारे नैतिक आचरण। नैतिक आचरण का मतलब है कि हम लोगों से किस तरह से व्यवहार करते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं। एज ए LIC एजेंट हमारा व्यवहार किस तरह का हो, ये जो चीजें हैं ग्राहक सेवा की, ये जो चीजें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके कस्टमर बेस बनाने में और आगे आपको काम दिलाने में काम, यही मेन चीजें हैं जो आपको आगे बताएगा कि किस तरह से संवाद होना चाहिए, क्या क्या चीजें। ओके अब हम बात करेंगे इस अध्याय के अध्ययन करने के बाद आप क्या क्या समझेंगे। ग्राहक सेवाओं का महत्व क्या होता है, इसका आप वर्णन कर पाएंगे। सेवा की गुणवत्ता आप बता पाएंगे क्या होती है। बीमा उद्योग में सेवा का महत्व आप बता पाएंगे। और अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए बीमा एजेंट की भूमिका पर आप चर्चा कर सकते हैं। बीमा में शिकायत निवारण प्रणाली की आप समीक्षा कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कैसे होती है। संवाद की प्रक्रिया आप जान पाएंगे, गैर मौखिक संवाद के महत्व को आप समझ पाएंगे और नैतिक आचरण किस तरह से किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी। अब पहले ही हम पॉइंट पे आते हैं, पहले नंबर पॉइंट पे, ग्राहक सेवा। सामान्य अवधारणा, ग्राहक सेवा क्यों? ग्राहक सेवा किसी व्यवसाय को उसकी मूलभूत जरूरत प्रदान करने और उद्यम उनके उदासीनता से नहीं देख सकता। ग्राहक सेवा और संबंध की भूमिका किसी अन्य उत्पाद की तुलना में बीमा के मामले में कहीं अधिक महत्वपूर्ण। अब आप देखिए, एक कोई कार खरीदता है, हम बता रहे हैं कि किस तरह से ग्राहक सेवा अलग है। जब कोई व्यक्ति कार खरीदता है तो यह एक ठोस वस्तु है जिसे देखा जा सकता है, संचालन किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जब उसी कार का वो बीमा करता है तो ये भविष्य की चीज है जो अभी तक उसने देखी नहीं है कि साहब आपके कार का एक्सीडेंट हो गया तो ये अप्रत्याशित है। दुर्घटना के कारण कार को हुए नुकसान को क्षति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने का अनुबंध है कि साहब आपकी कार को नुकसान हो गया तो ये हम काम आए। तो देखिए यहाँ पे उसको बड़ा अच्छा फील होता है, यहाँ पे उसको फीलिंग इतनी अच्छी नहीं आती क्योंकि ये चीज हम सामने बैठ के देख नहीं सकते, ठीक है। और ये चीज दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होने तक बीमा के लाभ को देखा या स्पर्श या अनुभव नहीं किया जा सकता। सेम इसी तरह खरीद के समय कार के खरीदार को कुछ खुशी की अपेक्षा होती है या अनुभव वास्तविक, वो उसको बिल्कुल अनुभव कर सकता है, यस मैंने नई गाड़ी खरीदी है सॉरी इसमें ये म्यूजिक सिस्टम है, ये इतनी अच्छी चलती है, इतनी माइलेज देती है। लेकिन बीमा खरीदते वक्त उसको ऐसा लगता है कि अच्छा यार ठीक है, कभी कार को कुछ हो गया तो ठीक है, देखा जाए। तो एक भय और चिंता वाली लकीरें उसमें रहती है। तो चूंकि इस कार से ज्यादा जरूरी उसका बीमा करना, ओके, तो इसीलिए ग्राहक सेवा जरूरी है यहाँ, क्योंकि हम उसको वो चीजें दे रहे हैं जो कि उसको हम फिजिकली नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि इसकी महत्वता क्या है, आपके जीवन की क्या महत्वता है, ये बताना जरूरी है। जीवन में शादी ब्याह, बच्चे बच्ची, नौकरी, कार, स्कूटर सब हम एंजॉय करते हैं, लेकिन जो जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है वो ये है कि एक दिन मृत्यु होनी है। तो जब भी आप ऐसी बात करेंगे तो उसको एक चिंता की लकीरें, भय, ये सारी चीजें उसकी आएगी, लेकिन वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी है उसको बताना कि सर आपने कार तो खरीद ली है लेकिन उसका बीमा कराना जरूरी है। सर आपकी जिंदगी तो है, आप अभी जी तो रहे हैं, लेकिन आपके मरने के बाद आपके घर वालों का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, ये उसको बताना जरूरी है। तो बीमा में सेवा देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे चीजें बिल्कुल विपरीत है बिक्री के। कोई चीज हम फिजिकली देते नहीं है, सिर्फ उसको आश्वासन देते हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसा मिलेगा, अच्छा भाई ठीक है बीमा करवा दो। इसीलिए बीमा आग्रह की विषय वस्तु कही जाती है। अब बात करें कि सेवा की गुणवत्ता। सेवा की गुणवत्ता को हम 5 टॉपिक पे या 5 फैक्टर पे या 5 घटक के रूप में हम जान सकते हैं। सेवा तभी गुणवत्तावश मानी जाएगी या बहुत अच्छी सेवा मानी जाएगी जब उसकी विश्वसनीयता हो। उदाहरण के तौर पर 2 एजेंट हैं,
एक एजेंट रेगुलर अपने अपने कस्टमर के पास जाता है, उसको याद दिलाता है कि तुम्हारी किस्त आ गई है, रेगुलर उसकी किस्तों को भरने में उसकी मदद करवाता है कि आप फोन पे से, गूगल पे के माध्यम से भर सकते हो, बताता है कि आपके बच्चा बड़ा हो गया है, उसको ऐड कर दीजिए, उसको उसका एबी ऐड कर दीजिए, ये भी बताता है कि आपका क्लेम आने वाला है, आपकी मैच्योरिटी आने वाली है, आपको बीच में पैसा मिलने वाले है, आपका खाता नंबर दे दीजिए। और एक एजेंट ऐसा है जो कि बीमा कर गया लेकिन दोबारा कभी पार्टी के पास गया ही नहीं। तो आपकी विश्वसनीयता जो है वो आपकी बनी रहनी चाहिए। अगर आपको गुणवत्तावश सेवाएं देनी है तो आपकी सेवाएं गुणवत्ता वाली तभी होगी जब आपकी विश्वसनीयता होगी, और विश्वसनीयता तब आएगी जब आप ग्राहक के साथ में उसको जो भी बीमा की सेवा होती है वो आप पर्टिकुलर बिल्कुल सही तरीके से दें। दूसरी आती है जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब कि कोई भी चीज घटना घटित होती है और यदि आपका पॉलिसी होल्डर है और यदि आप एक अच्छे एजेंट है तो ये आपकी जवाबदेही हो जाती है, ये आपका फर्ज बन जाता है कि आप उस पार्टी की या उस व्यक्ति की मदद करें जिस भी लेवल तक आप कर सकते हैं, जहां तक आपकी लिमिट है वहां तक। तो अगर आप जवाबदेह हैं, आप बोलते हैं कि हाँ साहब आपके परिवार में डेथ हो गया, बीमा मैंने किया था, मैं क्लेम दिलाऊंगा, ये जवाबदेही आपकी है, तो जब जवाबदेही होगी तो लोग मानेंगे कि आपकी सेवाएं उत्कृष्ट है, आपकी सेवाएं सबसे अच्छी है। तीसरी चीज आ जाता है आश्वासन। देखिए बहुत सीधी चीज है कि आपके जो भी कस्टमर हो वो आश्वसित होने चाहिए आपके द्वारा कि मिस्टर एक्स वाई जेड या दुर्गेश या कमल या पिंटू या बिंटू ने जो बात बोली है मैं उससे आश्वस्त हूँ, वो बिल्कुल सही बात बोली है और बिल्कुल उसने जो भी चीज बताई है मेरे को खरी खरी चीज बता दी। तो आश्वासन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके ग्राहक आपसे आश्वासित नहीं है तो होगा ये कि भविष्य में वो आपसे कट होने लग जाएंगे या फिर वो आपसे किनारा करने लग जाएंगे, और ये तब होता है जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम उन्हें गलत चीजें बताते हैं। तो जो चीजें हो वो चीजें बताइए। तो आश्वासन आपको आपके जो भी ग्राहक हो और एजेंट के बीच में आश्वासन होना चाहिए। उसके बाद में पांचवी चीज आती है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब ये है कि आपके जो भी कस्टमर है आपको उनके साथ एक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंपैथी होनी चाहिए। उसके घर में मान लीजिए आप गए, आप तो अपनी प्रीमियम लेने गए, पता चला उसके बच्चे को चोट लगी, तो आप जाते ही बोलेंगे अच्छा आप तो प्रीमियम निकालो भाई साहब, नहीं, हम बोलेंगे कोई बात नहीं आप अपने बच्चे को दिखाओ, हम प्रीमियम बाद में लेके जाएंगे, मैं पैसे जेब से जमा करा दूंगा, आप मेरे को कल परसों जब भी बच्चा ठीक हो जाए तब दे दो। तो ये क्या होती है, ये आपकी शो करता है कि आप अपने ग्राहक से कितना सिंपैथी रखते हैं, कितना उससे जुड़ाव। आपको एक इमोशनली उससे जुड़ाव रखना पड़ेगा तो आपकी सेवाएं बेहतर कहलाएंगी। इसके बाद में जो चीज आती है मूर्त वस्तुएं, यह भौतिक पर्यावरण कारकों को दर्शाता है। ग्राहक देख सुन स्पर्श कर सकता है। उदाहरण के लिए स्थान, रूपरेखा और स्वच्छता, व्यवस्था और वास्तविक भावना जो एक व्यक्ति बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर देखता है उसका ग्राहक पर काफी प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह वास्तविक सेवा का अनुभव किए जाने से पहले उसके बाद पहली और स्थायी छाप छोड़ता है। मूर्त वस्तुएं का मतलब कि आप उसको ऑफिस में तो लाए लेकिन आप उसको ऐसी गंदी जगह पे बैठा के या कहीं पे बात कर रहे हो, जब बीमे की तो बहुत गंदी सी जगह पे बैठा के बात कर रहे हो, बदबूदार जगह पे बैठा के बात कर रहे हो, आपको सिर्फ ये है कि मेरे से ये कैसे भी करके पॉलिसी करा ले। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है कि हमारे ग्राहक को हमें उस तरह से ट्रीट करना है दैट ही इज वेरी स्पेशल। तो जब हम हर ग्राहक को स्पेशली ट्रीट करेंगे और ये 5 कारक के ऊपर काम करेंगे तो हमारी सेवाएं कौन सी कहलाएगी, हमारी सेवाएं कहलाएगी गुणवत्ता वाली, जो क्वालिटी वाली सर्विसेज होती है वो हमें उन्हें प्रदान करनी है। अब हम बात करें अगले टॉपिक की कि ग्राहक सेवा और बीमा। बीमा उद्योग में किसी भी प्रमुख बिक्री उत्पादों को ये पूछे जाने शीर्ष पर पहुंचने पर अपने किसी कामयाब हुआ, आपको एक आम जवाब मिलने की संभावना है कि उनको मौजूदा ग्राहकों की कृपा। सही बात है, जब आप एजेंट से पूछते हो कि यार आप इतने
सफल कैसे हुए, तो बोलते हैं सब यार मेरे ग्राहकों की कृपा है और उनका सम्मान है और उनका साथ रहा है, इसी कारण से मैं व्यवसाय में आगे बढ़ा। ये सच्चाई है। तो ग्राहक को अपनी सेवा देने की जो प्रतिबद्धता है यदि है आप में, तो आप एक सफल अभिकर्ता या सफल एजेंट जरूर बनेंगे। हमें हमेशा ग्राहक की सेवा देने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ग्राहक के आजीवन मूल्य को आर्थिक लाभ का एक योग रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक लंबी अवधि में एक ग्राहक के साथ मजबूत संबंध बनाने से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जीवन बीमा का काम जो है वो एक ऐसा काम है जो पूरी लाइफ टाइम चलेगा। आपने किसी एक बड़े आदमी का बीमा कर दिया या एक आदमी का बड़ा बीमा कर दिया, तो वो उसका बेटा और उसका पोता, ये 3 पीढ़ियां आपसे जुड़ गई। ये 3 पीढ़ियां आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी और आपको 3 पीढ़ी तक बिजनेस मिलता रहेगा। जितने भी बड़े एजेंट हैं हमेशा एक काम करते हैं कि वो जो भी काम करते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। आप देखिए, जो 20-25 साल पुराने एजेंट है वो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हैं। पिताजी का भी बीमा उसने किया होता है, बेटे का भी किया होता है और पोते का भी किया। वो इसलिए क्योंकि उसने उस घर में एक छाप छोड़ दी है, उसने गुणवत्ता ऐसी डाल दी है कि अब ये है ग्राहक की आजीवन मूल्य, ऐतिहासिक मूल्य। प्रीमियम में अन्य आय जो ग्राहक के अतीत में प्राप्त किए हो, ये ऐतिहासिक। वर्तमान मूल्य, भविष्य में प्रीमियम जिसके मौजूदा व्यवसाय के रखने के प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती हो। और तीसरा और सबसे आखिर है संभावित मूल्य, कि प्रीमियमों को जो आगे जो आपको पैसा मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा वो। अब बात करते हैं कि उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने में बीमा एजेंट की भूमिका क्या रहती है। कि बिक्री का बिंदु, सर्वप्रथम सलाह, सेवा का पहला केंद्र बिक्री का बिंदु है। गैर जीवन बीमा खरीद में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों में एक खरीदे जाने वाले आवरण की राशि, बीमा राशि तय करना। आपका मेन काम है उन तक बीमा पॉलिसीज पहुंचाना। तो कौन सा प्लान उनके लिए बेस्ट होगा, किस तरह से बेस्ट होगा, इसकी बिक्री का आपका मेन काम होता है। तो ये चीज आपको उन तक पहुंचानी है। उसको पहुंचाने के अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग तरीके से बात की जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। बीमा एजेंट की भूमिका सिर्फ एक विक्रेता व्यक्ति की तुलना से कहीं अधिक है। देखिए, जब भी बीमा एजेंट बीमा करने जाता है तो उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जिसका वो बीमा करने जा रहा है कहीं वो बीमार तो नहीं है, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी हुई, कहीं उसको कैंसर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी किस्त हमने बहुत ज्यादा रख दी और वो दे नहीं सकता। तो ये सारी चीजों को भी उसको आकलन करना पड़ता है। इसीलिए बीमा एजेंट को पहला बीमा आकलन करता कहते हैं या अंडर राइटर कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पहला अंडर राइटर कौन होता है। पहला अंडर राइटर कौन होता है, पहला अंडर राइटर या बीमांकन करता कौन होता है, अभिकर्ता। अभिकर्ता को इंग्लिश में एजेंट कहते हैं और हिंदी में अभिकर्ता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अभिकर्ता एजेंट, बीमा करता बीमा कंपनी, बीमित व्यक्ति जिसका बीमा किया गया। ठीक है, अब आता है कि जब हमने एक बार प्लानिंग दे दी तो दूसरा चरण आता है कि हम प्रस्ताव रखते हैं उसके सामने कि सर आपके लिए प्रस्ताव है, ये पॉलिसी है और आपकी लाइफ के हिसाब से ये सारी चीजें हैं, तो अब बताइए कि हम इसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर स्वीकृति मिल जाती है कि हाँ ठीक है ये प्लान ठीक है, तो हम स्वीकृति चरण में पहले कवर नोट लगाते हैं कि ठीक है। कवर नोट की चर्चा अध्याय 5 में की गई, इसको हम आगे बताएंगे। फिर उसके बाद में हम उससे बीमा के दस्तावेज लेते हैं और बीमा दस्तावेज लेने के बाद में हम उससे प्रीमियम अमाउंट लेते हैं और पॉलिसी कराते हैं। और उसके बाद में एक आता है पॉलिसी नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब यह है कि प्रति वर्ष उसका किस्त जमा होना, रिन्यूअल, तो वो आपको हर साल जाके बताना पड़ता है। उसके बाद में आता है दावा चरण। भाई
आपसे पॉलिसी कराई है, या तो पार्टी जिंदा रहेगी या उसकी डेथ हो जाएगी। जिंदा रहेगी तो मैच्योरिटी क्लेम दिलाना पड़ेगा, वो भी दावा कहलाता है, और यदि डेथ हो गई तो डेथ क्लेम दिलाना पड़ेगा, वो भी दावा है। और यदि बीच में कोई पैसा मिलता है तो एसबी का पैसा, जिसको हम सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं या सहभागिता लाभ कहते हैं, वो भी दिलवाना पड़ेगा, वो भी एक दावा है। तो ये सारी सेवाएं उनको देनी पड़ेगी। देखिए अगला जो टॉपिक है ना, शिकायत निवारण प्रणाली या शिकायत निवारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसका एक अलग चैप्टर भी है। तो यहाँ पे हम बहुत ऊपर से पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर में उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जब सेवा की बात आती है तो हमेशा शिकायत की भी बात आती है, ठीक है। जब कभी भी सेवा होती है तो वहां शिकायतें भी होती हैं। ग्राहक आपकी सेवा से जब संतुष्ट नहीं होता है तो वो शिकायतें उत्पन्न करता है। सबसे पहले इसमें एक अन्याय का भाव, धोखा दिए जाने का एहसास उत्पन्न होता है कि साहब उसने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा एहसास छोटा दिखाने का अनुभव कराने के कारण आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने का, ठीक है। अब यह है कि शिकायत ग्राहक संबंध में एक महत्वपूर्ण सच्चाई का पल है। यदि कंपनी इसे ठीक कर लेती है तो वास्तव में ग्राहक की वफादारी को सुधार होने की संभावना रहती है। इस मामले में मानवीय एहसास महत्वपूर्ण है। ग्राहक को अपने आपको महत्व दिया जाना अनुभव करना चाहता है। सिंपल बात है, भले ग्राहक कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन एक बार वो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी शिकायत सुनी जाए। फिर बाद में वो सारी चीजें ठीक है कि जो भी हम उनको बताते हैं कि नहीं सर, कानूनी रूप से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सारी चीजें बात की बात। यदि आप एक पेशेवर बीमा सलाहकार मतलब एजेंट है तो आप आपके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न आप नहीं होने देंगे। आप इस मामले में कंपनी के उपयुक्त अधिकारी के पास ले जाएंगे। याद रखें, कंपनी में किसी भी अन्य व्यक्ति का ग्राहक को समस्याओं पर अधिकार नहीं है जो आपका होता है। बहुत सीधी बात है, आप ही उनके लिए कंपनी है, आप ही उनके लिए सारी चीजें। तो सबसे पहले वो किसी को नहीं जानता, वो सीधा बोलता है मैं तो आपको जानता हूँ, आप जानो और आपका काम। मैंने अभी आपको देख के किया, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव है उस कंपनी के। यदि उसको कोई शिकायत हुई है तो सबसे पहले शिकायत भी वो आप ही से करें। अब आप बात करें कि मान लीजिए कोई ऐसी शिकायत हो, एक मिनट मैं वापस आ रहा हूं, एक मिनट दीजिए। हाँ, वेलकम बैक, हम वापस आ गए। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज हो जहां पे की शिकायत मान लीजिए बिल्कुल सही हो, उदाहरण के तौर पर किसी की डेथ क्लेम हो गई है या किसी को क्लेम है वो पैसा मिला ही नहीं, उसको मिलना था, तो अब उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में पहली चीज जो आती है वो आती है एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक क्वेश्चन आता है कई बार कि IGMS क्या है, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम। सभी कंपनियों के लिए एक प्लेटफॉर्म है IGMS का, IRDA के पास। उसमें आप जाइए, आपको सिर्फ शिकायत करनी है कि फलाना फलाना कंपनी से मेरे को ये शिकायत है और मेरा पैसा नहीं दिया है, मेरा मृत्यु दावा नहीं दिया है, जो भी शिकायत है वो आप उसमें डालिए। वो एक केंद्रीय शिकायत है, शिकायत प्रणाली है, वो केंद्रीय एक जगह है, वो उस कंपनी के जो भी उच्च अधिकारी है वहां तक वो शिकायत पहुंचाते हैं, और वो उच्च अधिकारी उस ब्रांच लेवल तक वो शिकायत पहुंचाते हैं कि आपकी शाखा से IGMS के थ्रू ये शिकायत दर्ज की गई है, आप इसका समाधान करिए। तो पहला क्या है, शिकायत दर्ज कराने का तरीका IGMS। देखिए ये एक लिंक दिया गया है शिकायत दर्ज कराने का। अगर किसी को शिकायत दर्ज करानी है, किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई वैध शिकायत है,
तो इस लिंक पर क्लिक कर दें और वो शिकायत दर्ज कर। दूसरा आया 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें सेवा को एक उदाहरण दिया गया कि सेवा क्या है, उपभोक्ता क्या है, इसका एक वो बताई गई, और शिकायत क्या है। शिकायत का मतलब है लिखित रूप में कोई भी आरोप जब लगाया जाए, ध्यान रखिएगा लिखित रूप में, मौखिक नहीं, तो ही वो शिकायत कहलाएगी। आपके पास कई बार क्वेश्चन आएंगे कि शिकायत क्या है। शिकायत हमेशा लिखित रूप में ही मानी जाएगी। आप मौखिक रूप में कुछ भी बोलो उसको शिकायत नहीं मानी जाती। सर्विस सेक्टर में जहां पे भी क्या सेवा वाली चीजें आती है वहां पे लिखित में शिकायत होना जरूरी है। एक अनुचित व्यावसायिक आचरण या प्रतिबंधात्मक व्यापारिक आचरण अपनाया गया हो, मान लीजिए आपके साथ बदतमीजी करी गई हो और आपने लिखित में शिकायत की हो, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उनके द्वारा खरीदे गए सामानों में एक या अधिक दोष हो तो आप लिखित में शिकायत कर सकते हैं। उसके द्वारा प्राप्त की गई किराए पर ली गई सेवाएं के प्रकार में वो जो भी सेवाएं दे रहा है उसमें कोई कमी पाई गई हो तो आप शिकायत कर सकते हैं। या फिर जो लगाया गया मूल्य है या जो पैसा उसने लिया है वो जो होना चाहिए उससे ज्यादा है तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत इन सारी चीजों पे किया जा सकता है। उपभोक्ता विवाद का मतलब है विवाद जहां व्यक्ति जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो शिकायत में निहित आरोपों से इनकार करता हो और उसका विरोध करता हो, ऐसे को उपभोक्ता विवाद कहते हैं। मान लीजिए शिकायत तो हमने कर दी और पार्टी वो बोलती है, कंपनी बोलती है हाँ साहब मानते हैं कि ये गलती हमसे हुई है, तो वो शिकायत नहीं कहलाएगी क्योंकि उसने गलती मान ली है। लेकिन उपभोक्ता विवाद कब पैदा होगा? उपभोक्ता मंच में हम कब जा सकते हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता अधिनियम 1986। तब हम कब जा सकते हैं? जब कंपनी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो नहीं देंगे, आपकी मर्जी हो जहां जाइए, हमने जो कर दिया वो फाइनल है, तो उस समय उपभोक्ता विवाद पैदा होता है। अब उपभोक्ता विवाद पैदा होने का 4 एजेंसियां हैं, जिला लेवल, राज्य लेवल और राष्ट्रीय आयोग। ध्यान रखिएगा, जिला लेवल फोरम का अधिकारी क्षेत्र उन शिकायतों पर ध्यान देने की वस्तुओं के जो मूल्य का दावा की गई क्षतिपूर्ति राशि कितना है 20 लाख रुपए तक का कोई भी मामला है तो जिला फोरम पर ही उसको निपटाया जाएगा। ठीक है, आदेश निर्णय उपयुक्त सिविल कोर्ट के माध्यम के अधिकार होंगे। जब भी हम उपभोक्ता मंच की बात करेंगे, उपभोक्ता मंच में जब भी हम शिकायत करेंगे तो कोर्ट की बात करेंगे, कोर्ट के थ्रू होगा जिला फोरम में। अब बात करें दूसरी, राज्य। अब 20 लाख से ऊपर है तो 20 लाख से ऊपर और 100 लाख मतलब 1 करोड़, 20 लाख से 1 करोड़ तक कौन लेता है? राज्य आयोग। ध्यान रखिएगा, जिला 20 लाख तक, 20 लाख से और 1 करोड़ तक राज्य आयोग, और 1 करोड़ और उसके ऊपर का दावा यदि आपका शिकायत है तो कौन लेगा? राष्ट्रीय आयोग। तो हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जिला उपभोक्ता फोरम ने इस कंपनी को इतने का आदेश दिया या राज्य ने इतना दिया। तो जब 20 लाख से कम है तो जिला लेवल पे होगा, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का है तो राज्य आयोग देगा, और 1 करोड़ से ऊपर का है तो राष्ट्रीय आयोग देगा। अब बात करते हैं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया। उपयुक्त 3 शिकायत निवारण एजेंसियां जिला, राज्य और राष्ट्रीय। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, चाहे वो राज्य आयोग के समक्ष हो या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष। शिकायत दर्ज कराने या अपील दायर करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता फोरम में कोई शुल्क दे नहीं होता है, किसी भी तरह का पैसा नहीं लगता है, फ्री में शिकायत दर्ज कराई जाती है। देखिए, शिकायत दर्ज कराने के 3 माध्यम है, उपभोक्ता फोरम, ठीक है, नीचे आएगा जिला एक आएगा लोकपाल और तीसरा होगा कोर्ट। कोर्ट में जब भी जाएंगे जो नॉर्मल केसेस होते हैं वहां पे आपको वकील की जरूरत पड़ती है, वहां पे आपको फीस भी पे करनी होती है। लेकिन
लोकपाल में और जिला उपभोक्ता फोरम में यदि आप जाते हैं तो कोई शुल्क नहीं देना होता, कोई वकील करने की जरूरत नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि यदि फोरम इस बात पर संतुष्ट हो जाता है कि जो आपने बात बोली है वो उसकी शिकायत बिल्कुल ठीक है और उसकी सेवाओं में दोष है, तो वो अवार्ड का मतलब यहाँ पे देखो एक शब्द आएगा कि शिकायत के बदले में जो भी आदेश होते हैं, कोर्ट के द्वारा यदि आदेश होता है उसको अवार्ड करते हैं। हिंदी में ध्यान रखिएगा, अवार्ड लिखा आएगा शब्द, अवार्ड। अवार्ड मतलब या पुरस्कार, दो चीजें लिखी आएगी, ध्यान रखिएगा, अवार्ड या पुरस्कार। तो ये अवार्ड और जो पुरस्कार होते हैं इसका मतलब है जो भी फैसला दिया गया है वो, उसको कहते हैं अवार्ड या पुरस्कार। शिकायतकर्ता को वह मूल्य, बीमा के प्रीमियम, शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किए गए शुल्क वापस लौटाना, विपक्षी पार्टी की लापरवाही के कारण उपभोक्ताओं को किसी नुकसान को चोट के लिए राशि प्रदान करना, विवादित दोषियों को करना, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। अब इसमें जो श्रेणियां हैं कि क्या क्या श्रेणी हो सकती है, दावों को निपटान में देरी, दावों को निपटारा नहीं करना, दावों का अस्वीकार करना, हानि की मात्रा कम देना, पॉलिसी की नियम एवं शर्तें, ये सारी चीजों को शिकायत में मानी गई है उपभोक्ता मामलों में विवाद। अब एक और क्वेश्चन आता है कि कितने दिनों के अंदर, मान लीजिए कोर्ट ने या उपभोक्ता फोरम ने फैसला दे दिया कि आपको ये चीजें करनी है, तो फैसला देने के कितने दिन के अंदर उसको लागू कर देना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है, उसका आंसर है 15 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, कितने दिनों के अंदर लागू हो जाना चाहिए फैसला। चलिए आगे बढ़े। एक मैंने बताया आपको, पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि क्या चीज आती है। पहली चीज आई बीमा उपभोक्ता मंच या उपभोक्ता फोरम। दूसरी चीज आती है बीमा लोकपाल, ऑप्शनल। लोकपाल का मतलब ये होता है, देखिए लोकपाल सब जगह होता है, बैंक में होता है, बीमा में होता है, किसी भी ऑफिस में भी लोकपाल होता है। लोकपाल 1938 में एक अधिनियम आया था, उसके तहत पारित किया गया, और 1998 में लोकपाल बिल आ गया था बीमा क्षेत्र। इसके तहत क्या होता है कि बीमा कंपनी के ही अधिकारी, उच्च अधिकारी उस व्यक्ति की बात सुनते हैं और इंटरनली, क्योंकि वो उस कंपनी के बारे में सब चीजें जानते हैं, इंटरनली वो सारी सेवाएं के बारे में जानकारी लेते हैं और वो इसमें जांच पड़ताल में पाते हैं कि नहीं, जो भी चीज हुई वो शिकायत बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है, तो उसका जो निस्तारण होता है वो अंदरूनी रूप से ही बीमा लोकपाल के द्वारा ही कर दिया जाता है। अब ये लोकपाल हर जगह होते हैं, ब्रांच लेवल पे होते हैं, मंडल लेवल पे होते हैं, जोन लेवल पे होते हैं, सेंट्रल लेवल पे होते हैं, सब जगह। ब्रांच में ब्रांच मैनेजर जो होता है वो बीमा लोकपाल होता है। हर फ्राइडे को LIC के अंदर बीमा लोकपाल की शिकायत के लिए सुनी जाती है। इसी तरह डिवीजन में जो डिवीजन होता है उस लेवल पे होता है। इस तरीके से बीमा लोकपाल काम करता है। अब शिकायत निवारण में आपको एक चीज बता दूं, एक व्यक्ति एक बार में एक ही जगह पे शिकायत लेके जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि वो कोर्ट चला जाता है, सिंपल केस कर देता है, तो उसके बाद में वो उपभोक्ता फोरम में नहीं जा सकता है, बीमा लोकपाल में नहीं जा सकता। उसी तरह से यदि वो बीमा लोकपाल में चला जाता है तो जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक वो उपभोक्ता फोरम में या कोर्ट में नहीं जा सकता। तीनों में से किसी एक जगह पे ही वो अपना फैसले के लिए गुहार कर सकता है। कोर्ट में जाता है तो फीस देनी पड़ती है, वकील करना पड़ता है। बीमा लोकपाल में कोई फीस नहीं देनी पड़ती, उपभोक्ता फोरम में कोई फीस नहीं देनी पड़ती। बीमा लोकपाल 3 तरीके से काम करता है, माफ करिएगा, उपभोक्ता फोरम 3 लेवल पे काम करता है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय लेवल पे।
बीमा लोकपाल अपने अपने लेवल पे लोकपाल होते हैं, ब्रांच लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, जोन लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। इन सब की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। अब एक और चीज बता दूं कि जो बीमा लोकपाल होता है वो केवल अपने एरिया का जो उनका जो एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन होता है उस एरिया की ही शिकायतें सुन सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको जयपुर शाखा से कोई शिकायत है, तो ऐसा नहीं है कि आप बैंगलोर में जाके बैंगलोर के ब्रांच मैनेजर को बोले मेरे को जयपुर में शिकायत है, क्योंकि बैंगलोर के ब्रांच मैनेजर को बेंगलोर के बीमा लोकपाल को बैंगलोर की शिकायत सुनने का ही अधिकार है। उनके एरिया का जो है उसी में वो शिकायत सुन सकता है। सेम इसी तरह जयपुर वाले पे लागू होगा, जयपुर वाला केवल जयपुर की शिकायत सुनेगा। इसी तरह से जो उपभोक्ता फोरम है वो आपको आपके लेवल के हिसाब से, जिला लेवल में मान लीजिए कि आपका जिला पड़ता है जयपुर जिला, तो आपको जयपुर जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में जाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि जिला उपभोक्ता फोरम में आपका जो काम है, आपका जो एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन है वो तो लगता है जयपुर और आप जा रहे हैं मुंबई, तो एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन जरूर बांटेंगे। और कोर्ट का आपको पता है कि आप कोर्ट में सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट जिस भी हिसाब से आप चाहें उस वहां पे आप रिट दायर कर सकते हैं और वकील करके अपना केस कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किसी एक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ये कुछ क्वेश्चन पूछे जो निजी इस्तेमाल के लिए माल से हो, तो किराए पर लेता हो, जो व्यक्ति जो पुनर्विक्रय प्रयोजन के लिए सामानों को खरीदता हो, जो एक प्रतिफल के लिए वस्तुओं की सेवाओं को खरीदता हो, इस्तेमाल करता हो, जो एक प्रतिफल के लिए दूसरों की सेवाओं को। इसका आंसर बी आएगा। वैसे जो व्यक्ति पुनर्विक्रय के प्रयोजन के लिए सामानों को खरीदता है। चलिए अब हम बात करें संचार प्रक्रिया कि कैसे बात करनी चाहिए। संचार प्रक्रिया की यहां बात की जाए तो जब भी हम ग्राहक सेवा की बात करते हैं तो ग्राहक सेवा में संचार कौशल के सबसे महत्वपूर्ण सेटों में यह एक एजेंट को सेवा कर्मचारी को कार्यस्थल पर प्रभावशाली कार्य निष्पादन के लिए व्यवहार कुशल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। व्यवहार कुशलता कार्यस्थल पर और बाहर दोनों जगह होनी चाहिए। इसमें दिखाया गया है, ये बताया गया है कि आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आपको सबसे पहला कि आपको एक टारगेटेड आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, रोड मैप होना चाहिए कि आप किस तरह से लोगों से जाके बात करेंगे, किस तरह से उनको प्लान का प्रेजेंटेशन करेंगे और एक विश्वास के साथ आप वहां पे अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। जब आप में विश्वास होगा तो आप में आकर्षण होगा, तो आप में विश्वास होगी और उसकी मौजूदगी आपको वहां पे दर्ज करा दी कि नहीं, जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ वो ये है। अब बात करें कि आकर्षण कब आएगा। अब यहाँ पे तो आ गई बात कि ग्राहक सेवा से संचार की। जब आप जाते ही कोई बात करते हैं तो आपके पहले 4 शब्द आपको बता देते हैं कि व्यक्ति आपको सुनेगा या नहीं सुनेगा। पहले 4 शब्द ही आपको बता देंगे कि वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो जब भी किसी से बात करें तो बहुत प्रिपेयर होकर बात करें। आपको पता होना चाहिए कि किसके सामने क्या शब्द प्रयोग में ला रहे हैं। ये आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है और आपको पढ़ाई भी कराई जा रही है। ओके। दूसरी है मौजूदगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बात तो कर रहे हैं उससे लेकिन आपका ध्यान है आपके मोबाइल में। आंखों से आंखें मिला के बात करनी चाहिए। बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल स्पष्टता से, जिस जगह आप जो बात कर रहे हो उसी जगह पे जो बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं बात आपसे कर रहा हूं लेकिन मेरा ध्यान व्हाट्सएप में लगा है, मेरा ध्यान मोबाइल में लगा है। तो व्यक्ति को उसी समय उसी जगह मौजूद होना चाहिए बात करते हैं। यह आपके का बात करने को प्रभाव डालता है, यह आपके बात करने को और सुदृढ़ बनाता है और जिससे भी आप बात करते हैं यह आपको एक दिखाता है कि हाँ, यह व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है और मेरे इंटरेस्ट की बात। संचार के रूप में अब देखा जाए तो संचार के क्या क्या रूप है। मौखिक रूप है, लिखित रूप है,
फिर गैर मौखिक है और शारीरिक है। ये 4 तरीके से आप बात करते हैं। मौखिक रूप से जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात होगी। लिखित रूप की वो बात होगी कि मैं आपको कुछ लिख के देता हूँ और बात करता हूँ, जैसे मैं किसी एक व्यक्ति से बात करता हूँ तो लिखित रूप में उससे बात कर रहा हूँ। गैर मौखिक ये हो गया कि मैंने एक मैसेज आपको डाल दी, ठीक है, या फिर मैं इशारे में आपको बुलाता हूं, तो वो गैर मौखिक हो गया। अब आती है कि शारीरिक भाषा, मतलब बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत जरूरी है। जब भी आप बात करते हैं तो किस तरह से बैठते हैं, किस तरह के कपड़े होते हैं, किस तरह से आपके हाथों के गेस्चर होते हैं, किस तरह के आपके आंखों के गेस्चर होते हैं, और किस तरह से आप अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें आप पे बहुत जरूरी है। अब संचार की प्रक्रिया देखें कि संचार किस तरह से चलता है। सबसे पहले तो एक सोर्स आता है कि आपका सोर्स क्या है। फिर आप जैसे उस सोर्स से बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर किसी के पास गए, किसी से नंबर लेके गए और उससे बात करने गए, तो पहले 4 शब्द, उदाहरण के तौर पर हम जब गए तो हम जाते ही बोलते हैं, सर नमस्कार, कैसे हैं आप, क्या हाल है? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? तो हमने उसको ग्रीट कर दिया, उसको भी अच्छा लगा। लेकिन हम जाते ही बोलते हैं, हाँ सर आइए ले लीजिए, मैं आपको प्लान समझाता हूँ, उसको लगेगा कैसा आदमी है यार, कुछ बातचीत नहीं, कुछ है नहीं। तो बहुत प्रभाव डालती है आपकी शब्दावली। तो आपकी एनकोडिंग जो होनी चाहिए वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, और आपको चैनल जो आप जो भी बात करते हैं आप में फ्लो होना चाहिए, बिना रुके बिना टुके आपको बिल्कुल आपको बात करनी आनी चाहिए। जब आप अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं, जब मैं कोई बात कर रहा हूँ तो वो उसको किस तरह से समझता है, उसको कहते हैं डिकोडिंग। उसको कितनी समझ में आ रही है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पढ़ना है और वो सुन रहा है पढ़ना है, तो पढ़ना है अभी मैंने क्लियर किया तो उसको समझ में आएगा ये पढ़ना है। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। जब ये प्रभावशाली होगी तो प्राप्तकर्ता तक बिल्कुल क्लियर चीजें जाएगी और हम हमारी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो बिल्कुल प्रासंगिक होगी और हम उसको सही तरीके से कर पाएंगे। ये देखिए मैंने अभी बताया कि शानदार प्रथम प्रभाव डालना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पहली बार में जाते ही अपने ग्राहकों से किस तरह से बात करते हैं, पहला प्रभाव ही आपको आपके काम को सही या गलत बना देगा। अगर आप पहला प्रभाव ही आपका गलत डलेगा तो सब चीजें गलत हो जाएगी। हमेशा समय पर बने रहेंगे, अपने आप को उचित तरीके से पेश करिए। आप पेश करिए अपने आप को इस तरीके से कि आप उनके लिए सर्वश्रेष्ठ लेके आए और आप उनके लिए सर्वश्रेष्ठ बात करें। जोशपूर्ण आत्मविश्वास और विजेता की मुस्कान के साथ में बात करें। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जोर देना है, कहाँ पे जोर नहीं देना। उदाहरण के तौर पर जब हम बात करें, जब हम उनको बता रहे हैं कि सर आपको इतना पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा, वो भी विदाउट एनी टीडीएस, विदाउट एनी इनकम टैक्स की रिबेट के साथ में, ये हमने थोड़ा जोर डाल के बोला। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर सर मान लीजिए आपकी मृत्यु हो जाती है उस दशा में, तो देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा जोर कम डाला। क्यों? ये सारी चीजें आपके भाव में होनी चाहिए। खुला आत्मविश्वास और सकारात्मक होना। जितना बताना है उतना बताइए और ग्राहक को उतना ही मौका दीजिए जितना कि वो पूछ सके। अगर आप ग्राहक को पूरा मौका देंगे आपको अपने कब्जे में लेने का, तो उससे आपका आत्मविश्वास कम होगा। आपको दिखेगा, आप पहले उसको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर कर दीजिए, उसके बाद में उससे क्वेश्चन करें कि अब बताइए सर, अब आपको कोई सवाल है या नहीं। अब दूसरी चीज, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि दूसरा व्यक्ति जो है आपकी बातों को रुचि ले रहा, तो इसके लिए वो रुचि तभी लेगा जब उसके इंटरेस्ट की बात या उसके भले की बात हो। आप यदि हमेशा ये बोलेंगे कि सर इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, नहीं, हमें उसके भले की बात करें कि सर आपको इतना पैसा मिलेगा, आपके परिवार के लिए इतना सुरक्षित है, आपके बच्चों के लिए इतना सुरक्षित है, आपकी पत्नी के लिए सुरक्षित है, आपके जीवन के लिए सुरक्षित है। और इसके बाद में एक आती है शारीरिक भाषा, जो मैंने आपको बताई। उसमें आपका आत्मविश्वास दिखना चाहिए, विश्वास दिखना चाहिए, और
आपको सुनने का कौशल होना चाहिए। जितना आप बोल रहे हैं आपको उतना सुनना भी आना चाहिए। ग्राहक कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, मीठी सी मुस्कान के साथ में सुनिए और अपनी बात रख दीजिए। अगर आप इस चीज में निपुण हो जाते हैं तो आपकी सेल कभी भी बंद नहीं होगी, ग्राहक हमेशा बने। अब सक्रिय रूप से सुनना बता दिया, ध्यान देना इसमें आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से ऐसा प्रदर्शित करें कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। भले वो कैसी बात कर रहा हो, आपकी बुराई कर रहा हो, आपकी कंपनी की बुराई कर रहा हो, पर आप उसको ध्यान से सुनो। प्रतिक्रिया जब भी देते हैं उसको आपको प्रतिक्रिया ऐसी देनी है कि उसको बुरा ना लगे और आप अपनी बात भी रख लें। उदाहरण के तौर पर कोई बोलता है नहीं नहीं यार ये तो कंपनी बेकार है, और बोलो नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डाटा उठा के देख सकते हैं, हमारे पास इतने ग्राहक हैं, ये कोई झूठ नहीं बात है, ये डाटा वेबसाइट पर ऑनलाइन पड़े हैं, भारत सरकार के डाटा। तो हमने हमारी बात रख दी, अब वो माने नहीं माने ये उसके ऊपर है, लेकिन हमने उसकी बात को पूरी तरह से काट दिया। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं और कौन सी जगह पे प्रतिक्रिया उचित करना है ये हमें पता होनी चाहिए कि आप कौन सी जगह पे बिल्कुल सही प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कौन सी जगह पे गलत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सहानुभूति पूर्वक सुनना होना चाहिए कि हाँ सर बिल्कुल आपका बोलना बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इस तरह से। अब ये आ गया संक्षिप्त विवरण नैतिक आचरण का, कि एजेंट का नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए जब वो पब्लिकली डील करता है, जब वो पब्लिकली जाता है। तो सूचना का अधिकार आप लोगों के ऊपर लागू होता है। आप लोगों से कोई भी कभी भी सूचना मांग सकता है जनहित में, यार आप इस चीज के बारे में बताइए। अब आपका व्यवहार लोगों के सामने कैसा होता है, अपनी कंपनी को लिए कैसा होता है। उदाहरण के तौर पर आप मार्केट में जाते हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ वित्तीय संस्थान के साथ जुड़े हो और उसके लिए कार्य कर रहे हो। तो आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो भी उसी तरीके का होना चाहिए। जब कोई सर्वश्रेष्ठ होता है तो बहुत लीन होता है, बहुत झुका हुआ होता है, और सर्वश्रेष्ठ की यही परिभाषा होती है, जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो आराम से अपनी बात को रखेगा और किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। ग्राहकों को सूचित निर्णय करने के सक्षम बताने के सभी तथ्यों, आपके पास तथ्य होने चाहिए, तथ्यात्मक आप तर्क रखिए कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप डाटा उठा के देख लीजिए, वेबसाइट में डाटा उठा के देख लीजिए, यहाँ से डाटा उठा के देख लीजिए। ये धीरे धीरे सारी चीजें आपको आएंगी। तो ये सारा जो चैप्टर है इसमें ये सारी चीजें बताई गई। तो इस तरीके से हमारे 2 चैप्टर 1 और 2 वो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। कल का जो क्लास होगी वो कल मेरी मीटिंग होने के कारण कल नहीं हो पाएगी, या तो उस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इसी पोर्टल में मिलेगी, या फिर जो भी क्लास होगी उसको हम ऑनलाइन हम आपको बता देंगे कि ऑनलाइन वो कितने बजे से शुरू होगी। तो दुर्गेश नाउ यू कैन स्पीक अप, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो। आप अनम्यूट कर लीजिए अब। कोई सवाल? नो सर, नो सर। अच्छा, आपको मैं एक रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। जी सर।